नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और उसमें हमने लोकेशन वाले टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। अब देखिएगा, भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको अलग अलग समय पे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से क्या है विभाजित किया है। अगर आप सबसे पहले बात करते हैं तो भारत के अंदर जो है संरचना, या हम यूं कहें कि उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर भारत में आपको मेन रूप से 4 भौतिक प्रदेश दिखाई देते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर 4 भौतिक प्रदेश हैं। उच्चावच के आधार पर कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4 भौतिक प्रदेश हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नंबर 1 की बात करते हैं तो नंबर 1 पे आपके यहां पे आ जाएगा पर्वत। पर्वत 11% भाग पर हैं। यानी पर्वत कितने परसेंट भाग पर हैं? 11% भाग पर हैं। अगर आप पठार की बात करते हैं तो पठार जो है वो 28% भाग पर हैं। फिर तीसरा आता है पहाड़ी। पहाड़ी 18% भाग पर हैं। और अगर चौथा यहां से देखोगे तो वह है मैदान, और मैदान जो है वो है 43%। मैदान कितना परसेंट है? 43% है। तो ये भारत के अंदर जो है उच्चावच के आधार पर, उच्चावच का मतलब होता है ढाल के अनुसार, याद रखना, उसमें ये 4 भौतिक प्रदेश आते हैं। अब 4 भौतिक प्रदेशों में नंबर 1 पे आपको ध्यान रखना है पर्वत 11% है, पठार 28% है, पहाड़ी 18% है और मैदान 43% है। आग, एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारी भारत भूगोल की सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी और इसमें आप कंप्लीट जो है भारत का भूगोल इसमें करवाने वाला हूँ। जैसे ही हमारा ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम विश्व भूगोल की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान आपको रखना है। फिर अगर आप इसी में नेक्स्ट पे बात करें तो देखो, एक ये मानचित्र आप देखिएगा। अब इस मानचित्र के आधार पर हम देखेंगे कि कुछ विद्वानों ने भी भारत को जो है अलग अलग समय में अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया है। जैसे अगर आपसे सबसे पहले पहुंचा जाता है कि भाई प्रोफेसर वाडिया ने प्रोफेसर वाडिया ने संरचना व उच्चावच के आधार पर तीन भौतिक प्रदेशों में बांटा है। बात क्लियर है? अब इनके 3 अगर आप भौतिक प्रदेश देखते हैं तो मैं एक मानचित्र के माध्यम से ही आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना। ये यहाँ पे भारत के द्वीप समूह है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। ये कंप्लीट जो ये भाग है ये पूरा का पूरा इनके अनुसार, ये कंप्लीट भाग जहां पे आपको हिमालय वाला भाग दिख रहा होगा, ठीक है, ये हिमालय वाला कंप्लीट भाग यहाँ से, ठीक है, ये इधर कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा ये भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इसके अलावा यहाँ पे भी ये वाला जो भाग है अंडमान एंड निकोबार वाला, ये कंप्लीट रूप से अगर देखा जाए तो ये इनके अनुसार जो नंबर 1 भौतिक प्रदेश आता है, नंबर 1 भौतिक प्रदेश आता है जिसे इन्होंने नाम दिया है, यहाँ पे ध्यान रखना, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, यानी इनके अनुसार जो पहला भौतिक प्रदेश आता है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें एक तो पूरा का पूरा हिमालय वाला पोर्शन आ जाता है, पूर्वी हिमालय वाला पोर्शन आ जाता है, और ये अंडमान एंड निकोबार वाला जो द्वीप समूह है
ये इसमें कंप्लीट रूप से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, ये आपको याद रखना है। सेकंड, अगर यहीं पे आप बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसके अलावा यहाँ पे ये लक्षद्वीप वाला जो भाग है, यह भी आपको याद रखना है। और ये वाला जो कंप्लीट भाग है, ये वाला कंप्लीट भाग, ये कंप्लीट भाग, ये कंप्लीट भाग जो इन्होंने बताया है, वह बताया है नंबर 2 के ऊपर ध्यान रखना आपको। इसे हम कहेंगे प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, यानी जो प्रायद्वीप पठार वाला भाग है ये कंप्लीट, इसके अलावा तटीय मैदान वाला भाग, इसके अलावा ये वाला जो भाग है लक्षद्वीप वाला, वह भी इसी के साथ क्या क्या इन्होंने काउंट किया है। और 3 नंबर पे जो इनकी तरफ से अंतिम आता है, उसे हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये वाला जो भाग है कंप्लीट रूप से, ये वाला जो भाग है, ये इन्होंने जो माना है, ये कंप्लीट माना है मध्यवर्ती मैदानी भाग में। किसमें माना है, मध्यवर्ती मैदानी भाग में माना है। यानी ये वाला जो भाग है कंप्लीट रूप से इनकी तरफ से, वह किस में आ जाएगा, मध्यवर्ती मैदानी भाग में आ जाएगा, ये वाला भाग। तो इन्होंने जो तीसरा भौतिक प्रदेश माना है, वह माना है मध्यवर्ती मैदानी भाग, मध्यवर्ती मैदानी भाग, यहां पे याद रखना। मैदानी भाग, ये आपको इंपॉर्टेंट क्या करना है, याद रखना है। यानी प्रोफेसर वाडिया महोदय ने जो है भारत को मेन रूप से संरचना और उच्चावच के आधार पर 3 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया है। अगर आप नंबर 1 पे देखेंगे, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, मध्य के अंदर जो है मध्यवर्ती मैदान, उसके बाद आप दक्षिण में देखोगे तो ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो पूरा का पूरा ये जो कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। तो एक बार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। फिर नंबर 2 लिखिएगा, ये वाला भाग नंबर 2 में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी एक चित्र के माध्यम से हम यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट करके लिखना, लिखना कृष्णन व चटर्जी ने 5 भौतिक स्वरूपों में बांटा है। यानी कृष्णन और चटर्जी के अनुसार भारत को जो है वो मेजर रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो वह मेजर रूप से भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, अगर इनके अनुसार आप 5 भौतिक प्रदेश देखते हैं तो एक एक दो दो करके इनको याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप बात करोगे, ये कंप्लीट जो भाग है, ये कंप्लीट जो भाग है यहाँ से ये वाला भाग आ जाएगा नंबर 1। और नंबर 1 में ये वाला जो भाग आएगा वह आएगा, याद रखना, ये वाला भाग, ये आएगा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, याद रखना, ये वाला भाग, ये वाला भाग हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आएगा, याद रखना। यानी आप इसे जो है, देखो मैं एक और अलग तरीके से आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में है ये कंप्लीट भाग। ठीक है, फिर उसके पश्चात आप यहाँ पे देखोगे तो ये नंबर 2 में ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है यह नंबर 2 के अंतर्गत आ जाएगा। और यह नंबर 2 के अंतर्गत आप देखोगे तो ये वाला भाग जो है नंबर 2 में आ जाएगा। और इसे हम कहेंगे, देखो यहाँ पे मैं इनके अलग अलग इंडिविजुअली नाम लिख देता हूँ एक बार, यह हो जाएगा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, यह हो जाएगा आपके
उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, यानी ये वाला जो भाग है ये हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान। इसमें ये वाला भाग भी, ब्रह्मपुत्र वाला भाग भी हम सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है, थर्ड पे आप यहाँ पे आओगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थर्ड पे अगर आप आओगे यहाँ पे तो ये वाला भाग इंपॉर्टेंट, ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम यहाँ पे कहेंगे क्या, ये वाला जो भाग है इसे हम कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 पे जो भौतिक प्रदेश आ जाएगा वह आ जाएगा, याद रखना, ये वाला भाग पोर्शन पूरा का पूरा, यानी ये आ जाएगा तटीय मैदान। नंबर 4 पे आ जाएगा तटीय मैदान। तटीय मैदान, और तटीय मैदान के पश्चात ये अंतिम जो आएगा ये आएगा द्वीप समूह वाला भाग, ये वाला, ये इन्होंने अलग से बताया है। तो ये नंबर 5 पे यहाँ पे हो जाएगा द्वीपीय भाग या द्वीप समूह, या हम कहेंगे द्वीप समूह। तो ये याद रखना, कृष्णन और चटर्जी ने 5 भौतिक प्रदेश भारत के अलग अलग बताए हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा, प्रायद्वीप पठार हो जाएगा, तटीय मैदान हो जाएंगे, और इसके अलावा हम देखेंगे तो द्वीप समूह हो जाएंगे, याद रखना। ठीक है, फिर एक चीज और याद रखना, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ये पूछ लिया जाता है कि साहब स्पेट महोदय ने कितने भौतिक प्रदेश बताए हैं। स्पेट महोदय ने 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। स्पेट महोदय ने भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है, 6 में बांटा है। अगर आप यहां से इन स्पेट महोदय के अनुसार अगर छठा भौतिक प्रदेश देखते हैं तो छठा भौतिक प्रदेश जो हो जाएगा ये वाला, याद रखना, यहाँ पे इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट भाग स्पेट महोदय के अनुसार छठा भौतिक प्रदेश हो जाएगा। और इस छठे भौतिक प्रदेश को हम नाम देंगे, देखो इसी मैदानी भाग के अंतर्गत कुछ भाग उपजाऊ था, कुछ भाग उपजाऊ था, उसे हम जो है उत्तर का विशाल मैदान कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो छठा भौतिक प्रदेश बताया, देखो कंफ्यूजन पैदा मत करना, मैं इसी चित्र में इस बात को मेंशन कर रहा हूँ, इनके अनुसार ये छठा है, किसके अनुसार, स्पेट के अनुसार, याद रखना। और ये जो छठा है इसका जो नाम है वह है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, याद रखना। तो स्पेट महोदय के अनुसार ये छठा भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, याद रखना, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा, याद रखना। अब एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से इन बातों को समझते हुए चलेंगे। देखो उच्चावच के आधार पर हमने भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा, 4 में। पर्वत है, पठार है, पहाड़ी है और मैदान है। कितने कितने परसेंट है ये भी आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है। फिर देखो व्यक्तिगत रूप से प्रोफेसर वाडिया ने उच्चावच और संरचना के आधार पर 3 भौतिक प्रदेश बताए, एक उत्तर पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, मध्यवर्ती मैदानी भाग हो जाएगा और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र हो जाएगा। उसके पश्चात आप इसी में देखोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, कृष्णन और चटर्जी ने 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, और 5 भौतिक प्रदेश उनके अनुसार हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। ये वाले भाग इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्पेट महोदय ने भी छठा भौतिक प्रदेश बताया है, और वह जो छठा भौतिक प्रदेश है वह अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। कौन सा है प्यारे बच्चे, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये अब एक एक दो दो करके इनको हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और थोड़ा सा हमें याद रखने योग्य है। याद रखने योग्य क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं एक बार। देखो अब आपसे पूछा जाता है कि अध्ययन की दृष्टि से, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करके हम लिख सकते हैं, अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन की दृष्टि से भारत को
5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से भारत को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया है? 5 में। और 5 भौतिक प्रदेश कौन से हैं? एक बार मैं फटाफट इनको भी रिवाइज कर देता हूँ। देखो वैसे अभी जस्ट आपने पढ़ लिए हैं, ऐसा कोई विशेष इसमें इश्यू नहीं आएगा, याद रखना। ये 5 भौतिक प्रदेश हैं, मैं इनके नाम फटाफट लिख देता हूँ। देखो वैसे पढ़ रखे हैं आपने अभी जस्ट। ये हिमालय वाला क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान है, क्योंकि ये उत्तर का विशाल मैदान इधर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। यहाँ पे इसकी आप बात करेंगे तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। नंबर 3 है, ध्यान रखना। नंबर 4 पे हो जाएगा तटीय मैदान। और ये नंबर 5 पे है, ध्यान रखना, कौन सा? द्वीप समूह। द्वीप समूह, ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से क्या करना है, याद रखना है। तो ये हमारे भारत के जो है अध्ययन की दृष्टि से 5 भौतिक प्रदेश हैं जो अलग अलग आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। अगर ये बात सभी को समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं। अब देखो इनको एक एक दो दो करके हमें क्या करना है, रीड आउट करना है। अगर आप सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे अगर आप आते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आपको पढ़ना है कौन सा? हिमालय। हिमालय। अब यहाँ पे हिमालय के बारे में क्या क्या कंसेप्ट पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें हमें याद होनी चाहिए। अगर आप हिमालय के बारे में सबसे पहले देखते हैं तो हिमालय साहब एक पर्वत है, याद रखना। हिमालय क्या है? एक पर्वत है। और ये भी याद रखना यह एक नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत है। वलित का मतलब होता है मोड़दार। हिमालय की फॉर्मेशन को लेकर हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहली और जरूरी चीज ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या याद रखनी है कि साहब हमसे कई बार ये पूछा जाता है कि पर्वतों की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से लिख लेना। पर्वतों की पर्वतों की उत्पत्ति के अध्ययन को पर्वतोत्पत्ति कहा जाता है। पर्वतोत्पत्ति कहा जाता है, ध्यान रखना। और ये पर्वतोत्पत्ति कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट है कि ये पर्वतोत्पत्ति शब्द दिया किसने था। ये पर्वतोत्पत्ति शब्द दिया किसने था? तो ये पर्वतोत्पत्ति जो शब्द दिया था यह गिलबर्ट ने दिया था, याद रखना। किसने दिया था? गिलबर्ट ने दिया था। और ये शब्द देने वाला कौन था? गिलबर्ट था। और इस गिलबर्ट ने जो है, ध्यान रखना, एंडीज वे रॉकी माउंटेन का अध्ययन किया था। रॉकी पर्वत का अध्ययन किया था, याद रखना। तो यह भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो एक मैंने फैक्ट आपको लिखवाया है कि पर्वतों की उत्पत्ति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पर्वतोत्पत्ति कहते हैं। और ये पर्वतोत्पत्ति जो शब्द दिया था, ये दिया था, ध्यान रखना, गिलबर्ट ने। और गिलबर्ट ने जो शब्द दिया था, इन्होंने 2 पर्वतों का अध्ययन किया था। एक तो याद रखना एंडीज और रॉकी पर्वत का अध्ययन इन्होंने किया था।
ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आवे। फिर दूसरी चीज आती है कि भाई देखो मैं यहाँ पे एक जो है शब्द आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप थोड़ा लाइव जुड़ते तो शायद थोड़ा ठीक रहता, लेकिन क्या होता है लाइव में थोड़ा भी बच्चे कम जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए और थोड़ा सा टाइम भी प्रॉपर हमारे पास नहीं हो पाता है। अब मैं यहाँ पे दो तीन छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे दो तीन शब्द लिख रहा हूँ, जैसे पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी, और कार्डिलेरा, और कार्डिलेरा, ये तीन शब्द हैं। अब आपसे पूछता है कि हिमालय जो है एक पर्वत श्रृंखला है या श्रेणी है या कार्डिलेरा है, ये हमसे पूछा जाता है। तो हमें यही नहीं पता है कि एक्चुअल में पर्वत श्रृंखला कहते किसे हैं, श्रेणी किसे कहते हैं, और जो है कार्डिलेरा किसे कहते हैं। अब यदि ये परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएं तो आप आसानी से सवाल सही कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं पहाड़ियों का वह समूह जो एक दूसरे के समानांतर हों। नहीं समझ में आई होगी बात। अब देखो आप जब हिमालय पढ़ोगे ना तो आप उसमें देखना इस प्रकार से हिमालय की श्रृंखलाएं इस प्रकार से हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक दूसरे के पैरेलल हैं। जैसे देखो यहाँ पे आप देखोगे पहली श्रेणी काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, इस प्रकार से। तो अब आप देखो पहाड़ियों का वह समूह जो एक दूसरे के समानांतर हो, इसमें ऐसे ही श्रेणियां चलेंगी। जास्कर है, फिर ग्रेट हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। तो ये कंटिन्यूसली श्रृंखला इस प्रकार से चलती हुई आएंगी। तो पहाड़ियों का वह समूह जो एक दूसरे के समानांतर हो, उसे हम जनरली क्या कह सकते हैं, उसे जनरली हम ध्यान रखना, उसे हम श्रृंखला कह सकते हैं। और श्रृंखला का जो उदाहरण है वह हिमालय होगा, याद रखना क्या होगा, हिमालय। तो ये बात सभी के क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं सर पर्वत श्रेणी की। पर्वत श्रेणी की, पर्वत श्रेणी बेसिकली कहते किसे हैं, तो हम लिख सकते हैं पहाड़ियों का वह समूह, पहाड़ियों का वह समूह जिनकी जिनकी आयु समान हो, जिनकी आयु क्या हो, समान हो। यानी समान आयु की पहाड़ियों के समूह को हम जो कह सकते हैं श्रेणी कह सकते हैं। जैसे आप हिमालय के अंदर देखो प्रत्येक पहाड़ियों की आयु क्या है, समान है। इसमें अरावली के अंदर देखोगे प्रत्येक पहाड़ियों की आयु क्या है, समान है। लेकिन हिमालय के अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलता है। हिमालय के अंदर जितनी भी उत्तरी श्रृंखलाएं है ना, उनकी आयु ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ आते हैं, अंत में जब आप शिवालिक पढ़ोगे तो शिवालिक जो है नवीन श्रृंखला है हिमालय की, याद रखना। और जो काराकोरम है वह प्राचीन श्रृंखला है, याद रखना, हिमालय की। तो हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं या जो हम प्रत्येक पहाड़ियां पढ़ रहे हैं, उनकी आयु समान नहीं है। लेकिन आप भारत के अंदर अरावली पढ़ो, विंध्याचल पढ़ो, सतपुड़ा पढ़ो, इन सभी की आयु क्या होगी, समान होगी, याद रखना। तो समान आयु की पहाड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं। और श्रेणी के उदाहरण अगर आपको देखने हो तो आप अरावली में जाइए, आप विंध्याचल जाइए, आप सतपुड़ा जाइए, ये सब जो है उदाहरण आपको ध्यान रखना, यह पर्वत श्रेणियों के उदाहरण है, याद रखना। बात क्लियर है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं कार्डिलेरा। कार्डिलेरा में क्या होता है कि सब पहाड़ियों का जो है ना कोई व्यवस्थित क्रम नहीं होता है, अव्यवस्थित क्रम में होती है। कहीं पहाड़ी है, कहीं पठार है, फिर पहाड़ी है, फिर एक थोड़ा सा आपको कुछ अलग यानी मरुस्थल हो जाएगा, इस तरीके से। आप जैसे जब विश्व का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखना पश्चिमी कार्डिलेरा का उदाहरण आपके सामने आएगा नॉर्थ अमेरिका के अंदर।
जहाँ पे पहाड़ियों का समूह है, ग्लेशियर, इसके अलावा ग्रेसन है, इसके अलावा मरुस्थल है, इसके अलावा पठार है, ये जो है व्यवस्थित क्रम में मिलती हैं। तो ध्यान रखना, पहाड़ियों का वह समूह जो व्यवस्थित क्रम में नहीं हो उसे हम जो है कार्डिलेरा कह सकते हैं, याद रखना, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण होगा। तो लिख सकते हैं पहाड़ियों का वह समूह जो व्यवस्थित क्रम में न हो उसे कार्डिलेरा कह सकते हैं, याद रखना। उसे क्या कह सकते हैं? कार्डिलेरा। तो ये दो तीन चीजें आपको शायद, उम्मीद करता हूं, समझ में आई होंगी। तो ये एक बार नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम जो है हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांतों को देखते हैं कि साहब ऐसे कौन कौन से सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम हिमालय की उत्पत्ति समझ सकते हैं। तो लिख सकते हैं हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में, तो पॉइंट डाल के लिख सकते हैं हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में दो सिद्धांत दिए गए, सर्वमान्य है, ध्यान रखना, ये दो सिद्धांत दिए गए हैं। अब इन सिद्धांतों को मैं समझाऊंगा भी अलग अलग करके, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान देना। पहला आता है, देखो ध्यान रखना, पहला जो आता है वह आता है भूसन्नति सिद्धांत। जिसे जियो सेंटलाइन थ्योरी भी कहा जाता है, जियो सेंटलाइन थ्योरी भी कहा जाता है, भूसन्नति सिद्धांत। समझेंगे इसे कैसे कैसे ये सिद्धांत जो है काम करता है। भूसन्नति सिद्धांत जो दिया था वह दिया था कोबर ने, यानी ये दिया किसने था? कोबर महोदय ने दिया था। तो ध्यान रखना, कोबर ने जो है भूसन्नति सिद्धांत दिया था, और ये हिमालय की उत्पत्ति का क्या था? एक सिद्धांत था, याद रखना। सेकंड, अगर आप इसी में देखोगे तो एक सिद्धांत और आएगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहा कहते हैं, ध्यान रखना। तो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है वह दिया किसने था? तो साहब इसके जो प्रतिपादक थे, प्रतिपादक हो जाएंगे, याद रखना, हैरी हेस, हैरी हेस हो जाएंगे। और इसकी जो व्याख्या की थी, व्याख्या की थी, व्याख्या ध्यान रखना मॉर्गन ने की थी। व्याख्या किसने की थी? मॉर्गन ने की थी। तो ध्यान रखना, हिमालय की उत्पत्ति के दो इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। एक तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जिसे जियो सेंटलाइन थ्योरी कहते हैं, और एक ध्यान रखना प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत हैरी हेस ने दिया, व्याख्या मॉर्गन ने की थी, याद रखना। अब इनको एक एक दो दो करके हम देख लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कोबर के भूसन्नति सिद्धांत की, तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है, जरा इसे समझिएगा। एक ग्राफिक के माध्यम से, यानी एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखो, भू मीन्स यानी स्थलखंड है, सन्नति मतलब इनके बीच में गहरा गड्ढा, इनके बीच में एक गहरा गड्ढा, ठीक है, याद रखना। याद रखना, देखो यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये होगी, ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक स्थलखंड है, यानी यहाँ पे एक ये स्थलखंड है, और इधर भी ये एक स्थलखंड है। और इनके अनुसार ये जो स्थलखंड के बीचों बीच ये जो गहरा गड्ढा है, यहाँ पे जल भरा हुआ है, और ये जो जल भरा हुआ है ये वाला भाग है टेथिस सागर। कौन सा भाग है? टेथिस सागर है। चीजों को ध्यान से समझते हुए चलना, वैसे मैं वापस एक बार रिवाइज कर दूंगा।
यानी दो स्थल खंडों के मध्य एक गहरा गड्ढा है और उस गड्ढे के अंदर एक बड़ी जलराशि भरी हुई है और ये बड़ी जलराशि जो है यह है, ध्यान रखना, टेथिस सागर। कौन सा सागर है? टेथिस सागर है। कालांतर में समय बीतता हुआ जाता है और कंडीशन ये होती है, यहाँ पे ध्यान से समझना, कंडीशन ये होती है कि कंडीशन, सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है समझना, सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है समझना। यहां इस स्थल भाग पर नदियां प्रवाहित हो रही थी, यानी यहां पर क्या है, नदियां प्रवाहित हो रही हैं, यानी यहां पर क्या हो रही है, नदियां प्रवाहित हो रही हैं। अब नदी जब प्रवाहित होगी तो सीधी सी बात है, इस नदी के द्वारा यहां पर कंटिन्यूसली इस जल वाले भाग में अपने साथ जो है कुछ सेडिमेंट्स वगैरह यहाँ पे बहा कर लाएगी और इनको ये नदियां धीरे धीरे इस जल वाले भाग में लाकर क्या करेंगी, छोड़ेंगी। यानी यहाँ पर लगातार इन नदियों के द्वारा क्या किया जाएगा, औषाधिकरण होगा। लगातार क्या होगा, औषाधिकरण होगा, याद रखना। जब ये कंटिन्यूसली यहाँ पे औषाधिकरण होगा तो देखो एक दिन में तो नदियां इस गहरे गड्ढे को भरने में रही, ये कई लाखों वर्षों की प्रक्रिया होती है, कई लाखों वर्षों की प्रक्रिया होती है। नदियां जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स ला रही हैं उनको क्या करेंगी, यहाँ पे डिपोजिट करेंगी। जब ये सेडिमेंट्स का यहाँ पर डिपोजिशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर थर्ड कंडीशन क्या बनेगी कि थर्ड कंडीशन में यहाँ पे ये वाला जो भाग है ना, इस वाले भाग में कंटिन्यूसली इन नदियों के द्वारा औषाधिकरण होगा। तो उस कंडीशन को समझना, ये तीन कंडीशन, चार कंडीशन और ये पांचवी कंडीशन, यानी पांच कंडीशन में यहाँ पे बता रहा हूं, अलग अलग ध्यान रखना, थोड़ा सा इनको समझना। पहली कंडीशन में यहाँ पे एक ये परत जम गई, उसके बाद में ये सेकंड परत हो गई यहाँ पे, यानी परत दर परत यहाँ पर जो है ये मलबा जम रहा है, कंटिन्यूसली मलबा यहाँ पे क्या होता रहेगा, जमता रहेगा। जब ये कंटिन्यूसली यहाँ पे मलबा जमेगा तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये औषधि चट्टानों का यहाँ पर क्या होगा, निर्माण होगा, यानी औषधि चट्टानें यहाँ पर बनेंगी, औषधि चट्टानें बनेंगी, यानी यहाँ पे औषाधिकरण हो रहा है तो औषधि चट्टानें यहाँ से बनेंगी। अब ये चट्टानें जो है लगातार इस वाले भाग को, ये वाला जो भाग है इसको लगातार नीचे की तरफ फोर्स डालेंगी कि नहीं डालेंगी, डालेंगी। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके घर पर आपने कपड़े सुखाने के लिए इस प्रकार से दो लोहे के पोल जो है लगाकर उनके ऊपर इस तरीके से एक लोहे की रस्सी जो है, यानी तार जो है इस प्रकार से आपने बांध रखा है, ठीक है। अब ये तार इस पे इस तरीके से बंधा हुआ है। अब आप जनरली रोजाना इसके ऊपर हल्के कपड़े सुखाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्दियां गई थी, आपने क्या किया कि जो सर्दियों के अंदर जो कंबल काम में ले रहे थे, एक दिन उस कंबल को जो है धोया और धोके साहब इस वाले भाग में यहाँ बीचों बीच इसके ऊपर जाकर यहाँ लाद दिया उसको। अब जैसे ही इस रस्सी के ऊपर, लोहे की रस्सी के ऊपर इस कंबल को ले जाकर यहां लाद दोगे तो साहब ये वाला जो भाग है ये नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये भाग इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे, इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे और ये अंदर की साइड झुकेंगे। अंदर के साइड क्या होंगे, झुकेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो टेथिस सागर वाला भाग है इसके ऊपर इन चट्टानों के द्वारा क्या बनाया गया है, दबाव बनाया गया है। और ये जब दबाव कंटिन्यूसली नीचे की तरफ रहेगा तो उस कंडीशन में यहां पे समझना, ये वाला जो भाग है, ये भाग इस तरफ जो है फोर्स डालेगा और यहां पे ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा, यहां जगह बनाने का प्रयास करेगा। तो ये वाले जो भाग है, इसके कॉर्नर वाले भाग, यह भी ऊपर उठेंगे। और कंडीशन ये होगी कि दोनों के बीच में जब इस तरीके का यहां पे चीजें होंगी तो दोनों कंडीशन में यहां पे समझना, एक बात फिर ध्यान से, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये पूरा भाग भरा हुआ है यहां पे कंप्लीट रूप से, ये कंप्लीट रूप से पूरा भाग भरा हुआ है, ध्यान रखना। यानी इसमें ये मलबा जमा हुआ है पूरा का पूरा। अब यहां पे ये वाला जो भाग है ये इस तरीके से
वलन पड़ जाएंगे इसमें, और वलन पड़ने के कारण ये भाग क्या होगा, ऊपर उठेगा, और इस साइड से ये भाग भी क्या होगा, ऊपर उठेगा, इस प्रकार से वलन पड़ने से। और ये बीच वाला जो भाग है ये समतल रहेगा। अब यदि मैं इसको यहां हिमालय के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, तो साहब इस कोबर महोदय ने ये कहा था कि जो ये भूसन्नति वाला भाग है, इस पर लगातार दबाव पड़ने की वजह से इसके जो दोनों स्थलखंड वाले भाग थे ये ऊपर उठे। एक साइड यहां से जो पर्वत बना उसे हम कुनलुन पर्वत कहते हैं, और कुनलुन पर्वत जो है वह चाइना के अंदर है, याद रखना। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन में जो पर्वत बना था वह कौन सा होगा, हिमालय होगा, याद रखना। और इनके बीच में जो ये समतल टेबल नुमा भाग बच गया, इसे हम कहेंगे तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। ये बात सभी को क्लियर हुई होगी। एक बार वापस समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। स्थल खंड 2, उनके मध्य एक गहरा जल का गड्ढा था जिसे हम 33 सागर कहते हैं। नदियां यहां प्रवाहित हो रही थी, लगातार नदियों के द्वारा यहां अवसादीकरण किया गया। अवसादीकरण करने के कारण परत दर परत यहां पर चट्टानें बनी, और ये अवसादी चट्टानें बनी, इनके द्वारा जो है इस सागर के ऊपर दबाव डाला गया। दबाव के कारण ये भाग जो है नीचे झुकता गया, लेकिन ये कॉर्नर वाले भाग जो है लगातार ऊपर उठते गए, और इनमें वलन पड़ने की वजह से यहाँ पे जो एक साइड जो पर्वत बना उसे हम कुनलुन पर्वत कहते हैं, जो चाइना के अंदर है, और एक साइड जो पर्वत बना उसे हम कहते हैं हिमालय पर्वत, और बीच में जो ये आपके समतल भाग बच गया, टेबल नुमा भाग बच गया, इसे हम कहते हैं तिब्बत का पठार। तो ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो भाई एक बार मुझे जो है इस चीज का आप कमेंट करके बता देना कि साहब गुरुजी हमें चीज समझ में आ गई। अब मैं इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार वापस से फटाफट रिवाइज कर देता हूं। भारत को उच्चावच के आधार पर हमने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा, पर्वत, पठार, पहाड़ी, मैदान। कल की क्लास में यह भी बताऊंगा कि पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, पहाड़ी क्या होती है। इन तीनों में मेजर अंतर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिर देखो हमने प्रोफेसर वाडिया के अनुसार 3 भौतिक प्रदेश बताए अलग अलग। उसके बाद में कृष्णन चटर्जी ने ये 5 बताए थे, ध्यान रखना। ये छठा हम स्पेट महोदय के अनुसार हैं, मैंने इनको एक ही चित्र में दर्शा दिया है। प्रोफेसर जो कृष्णन और चटर्जी ने बताए थे, हिमालय था, उत्तर का विशाल मैदान था, तटीय मैदान था, प्रायद्वीप पठार था, द्वीप समूह था। ये 5 हैं, लेकिन छठा जो बताया वो आपको ध्यान रखना है किसने बताया था, तो वह बताया था, ध्यान रखना, स्पेट महोदय ने। स्पेट ने क्या कहा कि 5 तो है ही हैं, जो आपके कृष्णन चटर्जी ने बताए वो 5 तो है ही हैं। मेरी तरफ से जो छठा भौतिक प्रदेश है वह अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। और उसके पश्चात अगर आप देखते हो तो अध्ययन की दृष्टि से भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। वो 5 अलग अलग आपको पता है। उसमें सबसे पहले हमने हिमालय पढ़ना स्टार्ट किया। हिमालय एक पर्वत है, पर्वतों की उत्पत्ति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पर्वतोत्पत्ति कहते हैं। और ये शब्द जो दिया था वह गिलबर्ट ने दिया था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एंडीज और रॉकी पर्वत का क्या किया था, अध्ययन किया था। फिर मैंने पर्वत श्रृंखला में क्या अंतर होता है, पर्वत श्रेणी क्या होती है, कार्डिलेरा क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। उसके बाद हमने चला था यहाँ पे क्या कि सब यहाँ पे हिमालय की जो उत्पत्ति के सिद्धांत जो दिए गए हैं, उसमें भूसन्नति सिद्धांत जो कोबर ने दिया था, और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत जिसके प्रतिपादक हैरी हेस थे, व्याख्या मोर्गन ने की थी। फिर हमने इस आपके जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत था उसको अच्छे से समझा है, रिवाइज किया है। और अब उसके बाद जो आता है वो आता है आपके प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, जो कल की क्लास में हम प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। इसके अलावा हिमालय की मैपिंग को लेकर भी हम जो चर्चा करने वाले हैं। तो अब जो ये आप क्लासें ले रहे हैं इसको मैप के अकॉर्डिंग लेते चलिए, क्योंकि मैं भारत के प्रत्येक भौतिक प्रदेश आपको मैप के अकॉर्डिंग करवाऊंगा, नदियां मैप के अकॉर्डिंग करवाऊंगा, और इसके अलावा और जितनी भी चीजें आपकी बनती हैं, मृदा हो गया, इसके अलावा सिंचाई परियोजनाएं होगी, ये सारा का सारा हम मैप के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो आप जो है आराम से इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और ये क्लासें अगर अच्छी लगी तो इनको शेयर भी किया करो, अपने और 2-4 मित्रों को बताया करो, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिल से मेहनत कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।